हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक का डिस्कशन करेंगे और उस टॉपिक का नाम है कंपनी मीटिंग्स या जिसे कंपनी सभाओं के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि अब तक हम लोगों ने जाना है कि कंपनी में जो भी छोटे बड़े डिसीजंस होते हैं वो कंपनी में सभा बुलाकर किए जाते हैं या कंपनी में मीटिंग्स बुलाकर किए जाते हैं। कंपनी को अगर लोकतंत्री तरीके से चलाना है तो सभी की बातें सुननी पड़ेंगी और सभी के मतों के आधार पर निर्णय लेना पड़ेगा। तो इसी वजह से कंपनी में सभाओं को बुलाया जाता है और कंपनी की सभाओं का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस होता है। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक जाना है कि कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। कंपनी के एक्सटर्नल मैटर से मेमोरेंडम डील करता है और कंपनी के जो इंटरनल रूल्स होते हैं वो आर्टिकल्स बनाता है या आर्टिकल्स बताता है। कंपनी की मीटिंग से संबंधित जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं या कंपनी की मीटिंग्स का संचालन किस तरीके से होगा, वो सारी चीज़ें या सारी बातें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बनाए गए नियमों के अंतर्गत ही किए जाते हैं। तो कंपनी की सभाओं का कंडक्ट और किस तरीके से वो उनका संचालन होगा, ये सारी चीज़ें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में पहले से लिख दिया जाता है। तो चलिए हम आज इस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं कि कंपनी की सभाओं को या सभाओं के लिए वो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनको प्रयोग में लाया जाता है और सभाओं का संचालन सही तरीके से करने के लिए वो कौन कौन से मेजर्स होते हैं जिनका फॉलोअप किया जाता है। तो हम लोग इसका डिस्कशन आज करेंगे। कंपनी की मीटिंग्स में ही कंपनी के सारे छोटे और बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं, इसलिए कंपनी के लिए कंपनी की सभाओं का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस होता है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन से रिक्विजिट्स हैं जो कि कंपनी की सभाओं के लिए आवश्यक होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि अगर कंपनी की सभाओं को बुलाना है तो वो कौन कौन सी बातें उसमें सम्मिलित होंगी। अगर हम बात करते हैं कंपनी की सभाओं को बुलाने के संबंध में, तो उसके लिए 3 मुख्य शर्तें हो सकती हैं और वो आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पर लिखी हुई हैं। तो चलिए हम लोग उसे देख लेते हैं और हम ये भी जानेंगे कि कंपनी की सभाओं के कितने प्रकार होते हैं या कितने टाइप्स ऑफ मीटिंग्स जो हैं कंपनी में बुलाई जाती हैं। तो चलिए कुछ चीज़ें बोर्ड पर यहाँ पर लिखी हुई हैं, मैं उन्हें एक्सप्लेन करने का भी प्रयास करूँगा। तो रिक्विजिट ऑफ ए वैलिड मीटिंग मतलब एक वैलिड मीटिंग को बुलाने के वो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो कि उसमें होने चाहिए। तो मैंने अभी बताया आपसे कि तीन सी के कॉन्सेप्ट को अपनाया जाता है एक वैलिड मीटिंग को बुलाने के लिए। वो क्या है देख लेते हैं। रिक्विजिट ऑफ ए वैलिड मीटिंग, नंबर 1 विच इज प्रॉपरली कन्वीन्ड, नंबर 2 which is legally constituted and number 3 which is properly conducted। मतलब जो पहला शर्त है या पहली रिक्विजिट्स है कंपनी की सभाओं को बुलाने का कि वो सभा किस तरीके से या किसके द्वारा बुलाई गई है, मतलब किसके द्वारा वो सभा बुलाई गई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 2 विच इज़ लीगली कंस्टिट्यूटेड मतलब वो सभा कानूनी रूप से गठित की गई हो, ठीक है। नंबर 3 विच इज़ प्रॉपरली कंडक्टेड और जिसका संचालन सही तरीके से या उचित तरीके से किया गया हो। तो देयर आर 3 रिक्विजिट्स ऑफ ए वैलिड मीटिंग। नंबर 1 दैट शुड बी प्रॉपरली कन्वीन्ड मतलब जिसे उचित ढंग से या उचित तरीके से बुलाया गया है। विच इज़ लीगली कंस्टिट्यूटेड मतलब जिसे कानूनी रूप से गठित किया गया है। एंड नंबर 3 विच इज़ प्रॉपरली कंडक्टेड या जिसका संचालन उचित तरीके से या सही ढंग से किया गया हो। तो कंपनी की सभाओं की ये 3 सबसे महत्वपूर्ण रिक्विजिट्स हैं और हम इसे 3C के अंतर्गत समझ सकते हैं, कन्वीन्ड, कॉन्स्टिट्यूटेड एंड कंडक्टेड। चलिए कन्वीन्ड के अंतर्गत देख लेते हैं। कन्वीन्ड का मतलब होता है कि सभा को किसके द्वारा बुलाया गया है और वो निश्चित रूप से कन्वीन्ड बाय प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा सभा को बुलाया जाए। जैसा कि हमें पता है कि कंपनी में कई तरह की सभाएं होती हैं
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी डिसीजन लेते हैं वो बोर्ड मीटिंग के थ्रू लेते हैं और निश्चित रूप से उस मीटिंग का संचालन जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ही के अंतर्गत ही किया जाता है। तो उस सभा को किस ऑथराइज्ड पर्सन ने बुलाया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कन्वीन्ड बाय प्रॉपर अथॉरिटी, मतलब प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा वो कन्वीन किया गया हो। नंबर 2, आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। कंपनी की जितनी भी सभाएं होती हैं उन सभाओं के लिए यह आवश्यक है कि जिसे भी उस सभा के अंतर्गत बुलाया जा रहा है उसे प्रॉपर नोटिस भेजा जाए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन भेजा जाए। अगर हम बात करें इंडियन कंपनीज एक्ट की, तो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 101 में नोटिस को डिफाइन किया गया है और अगर कंपनी सभा बुलाती है तो प्रॉपर नोटिस मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को या जो भी कंसर्न पीपल होते हैं उनको वो नोटिस भेजती है। नोटिस भेजने का क्राइटेरिया, सभा बुलाने के 21 दिन पहले नोटिस सर्कुलेट हो जाना चाहिए, मतलब इंफॉर्मेशन मिल जाना चाहिए जिसके संदर्भ में भी वो सभा बुलाई गई होगी। तो प्रॉपरली कन्वीन्ड का मतलब प्रॉपर अथॉरिटी मीटिंग बुलाए और प्रॉपर नोटिस भेजा जाए। नंबर 2, प्रीक्विजिट या रिक्विजिट विच इज लीगली कंस्टिट्यूटेड, मतलब एक सभा कानूनी रूप से गठित होनी चाहिए। उसके लिए क्या शर्तें हैं? मीटिंग मस्ट है प्रॉपर कोरम, मतलब मीटिंग के अंतर्गत पर्याप्त कोरम होना चाहिए, उचित तरीके का कोरम होना चाहिए। और कोरम क्या होता है? जब हम बात करते हैं इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 की, तो सेक्शन 103 में कोरम को डिफाइन किया गया है। कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ पीपल हु हैव टू अटेंड द मीटिंग ऑफ द कंपनी, मतलब ये वो न्यूनतम संख्या है जिनको कंपनी की सभाओं में प्रेजेंट रहना ही रहना है। अगर ये नहीं रहेंगे तो उस सभा को वैलिड दर्जा नहीं मिलेगा या लीगल दर्जा नहीं मिलेगा या कानूनी रूप से उस सभा को वैलिड नहीं माना जाएगा। जब हम बात करते हैं कोरम की, तो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों के संदर्भ में कोरम पहले से निर्धारित है और इस कोरम की संख्या को, जो मिनिमम नंबर ऑफ कोरम है वो निर्धारित है, इस संख्या को बढ़ाने का काम जो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंतर्गत किया जा सकता है। जो मिनिमम कोरम है वो क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर कोई पब्लिक कंपनी है और उसके मेंबर्स 1000 से कम हैं तो ऐसी परिस्थिति में वो कोरम 5 का रख सकते हैं, मतलब ऐसी कंपनियों की सभा में मिनिमम 5 मेंबर्स का होना अनिवार्य है, तभी उस सभा को जो है वैलिड माना जाएगा। अगर सदस्यों की संख्या 1000 से ज़्यादा और 5000 से कम है तो मिनिमम कोरम 15 का होगा, मतलब 15 लोगों को ऐसी कंपनी की मीटिंग्स में रहना अनिवार्य होगा। और अगर ये संख्या 5000 से ऊपर जाती है, सदस्यों की संख्या 5000 से ऊपर जाती है तो कोरम होगा 30 का, मतलब 30 लोगों को उस मीटिंग में रहना अनिवार्य है। तो मीटिंग जो है उसकी प्रॉपर कोरम होनी चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन जिन्हें मीटिंग अटेंड करना है वो होना चाहिए। तो पब्लिक कंपनी के लिए 5 का क्राइटेरिया है और प्राइवेट कंपनी के लिए 2, और ये डिपेंड करता है पूरी तरह से नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब सदस्यों की संख्या पर। 1000 से कम है तो 5, 1000 से 5000 के अंदर हैं तो 15 और 5000 से ऊपर हैं तो 30 का कोरम होना चाहिए। मीटिंग मस्ट हैव ए चेयरमैन, हर मीटिंग का एक चेयरमैन होना चाहिए। चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन उन्हीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक डायरेक्टर जिसका चयन होता है उस सभा का सभापति बनने के लिए, और इसकी जिम्मेदारी होती है कि मीटिंग को प्रॉपरली वो हैंडल करे, उसका संचालन वो करे। तो हर मीटिंग का एक चेयरमैन होता है, सभापति होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो मीटिंग को प्रॉपरली कंडक्ट करे, प्रॉपरली उसका संचालन करे। मस्ट हैव प्रेजेंस ऑफ डायरेक्टर एंड ऑडिटर्स। जैसा कि हमें पता है कि कंपनी के प्रबंध की जिम्मेदारी या प्रबंधन की जिम्मेदारी कंपनी के डायरेक्टर्स पर होती है और कंपनी में जो वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है वो ऑडिटर करता है। तो ये कंपनी के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट लोग हैं और जब भी कंपनी की सभा आयोजित की जाएगी तो इनका रहना उन सभाओं में अनिवार्य होगा या उचित होगा। तो एक कंपनी की सभा जो कानूनी रूप से गठित की गई होगी उसमें इन 3 बातों का होना बहुत आवश्यक है। कोरम होना चाहिए, मीटिंग का चेयरमैन होना चाहिए और उस मीटिंग में प्रेजेंस ऑडिटर और डायरेक्टर्स का होना चाहिए। चलिए थर्ड रिक्विजिट पर चलते हैं। एंड थर्ड रिक्विजिट इज विच इज प्रॉपरली कंडक्टेड, मतलब
एक कंपनी की सभा का संचालन उचित तरीके से किया गया हो। उसके अंतर्गत बाय असरटेनिंग द सेंस ऑफ जनरल मीटिंग, मतलब कि वो सभा जो है एक साधारण सभा के रूप में जो है वो संचालित की गई हो। नंबर 2, बाय फॉलोइंग द रूल्स एज टू वोटिंग। जैसा कि हमें पता है कि कंपनी की सभाओं में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो वोट्स के आधार पर लिए जाते हैं, तो उन वोटिंग को करवाने का जो क्राइटेरिया होगा, जो नियम होगा, उसे भी प्रॉपर ढंग से कंडक्ट किया जाना चाहिए। आज के ज़माने में ई वोटिंग का क्राइटेरिया इस्तेमाल किया जाता है वोट्स के दौरान। पहले तो रेज ऑफ हैंड्स, वोटिंग वॉइस से होती थी, ठीक है, ध्वनि सम्मति से होती थी, तो कई तरीके होते थे। तो मीटिंग में जो वोटिंग्स होंगी उसके भी नियम होने चाहिए। बाय पासिंग रिक्वायर्ड रेजोल्यूशन, ठीक है, हर मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं, मोशन रखे जाते हैं और मोशन को वोटिंग के आधार पर पास किया जाता है तो वो रेजोल्यूशन बन जाता है। रेजोल्यूशन कई तरीके के होते हैं और जब हम बात करते हैं रेजोल्यूशंस की तो 2 रेजोल्यूशंस हमें दिखाई देते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन। जब हम बात करते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की तो जो वोटिंग क्राइटेरिया होता है वो 51%, मतलब 51% फेवर में, 49 उसकी माइनॉरिटी होते हैं। और जो स्पेशल रेजोल्यूशन होता है उसके लिए 75% और 25%, मतलब 75% लोगों का उस रेजोल्यूशंस के प्रति जो है फेवर में वोट होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया होता है रेजोल्यूशंस के संदर्भ में। और भी रेजोल्यूशंस होते हैं, रेजोल्यूशंस रिगार्डिंग स्पेशल नोटिस, ठीक है, तो कई तरीके के रेजोल्यूशंस होते हैं। और अगर साधारण रेजोल्यूशन है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, तो ऑर्डिनरी वोटिंग, ठीक है, वो उसे पास किया जाएगा। और स्पेशल रेजोल्यूशन है तो 75%, जैसा अभी मैंने बताया आपको, तो 75 और 25 का क्राइटेरिया होना चाहिए। तो 75 अगर नहीं होगा तो उसे स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं माना जाएगा। तो रेजोल्यूशन के रिगार्डिंग भी रूल्स जो हैं उनको फॉलो करना चाहिए मीटिंग्स में। बाय फॉलो रूल्स एज प्रॉक्सी, कंपनी में प्रॉक्सी के संदर्भ में भी नियम होते हैं। प्रॉक्सी क्या होता है कि अगर कोई मेंबर जो है वो कंपनी की सभा को अटेंड नहीं कर सकता तो अपने बिहाफ पर किसी रिप्रेजेंटेटिव को सभा अटेंड करने के लिए वो भेज सकता है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब वो उस कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अलाउ करे, उन्हें अनुमति दे, तभी वो ऐसा कर सकते हैं। अगर अलाउ करेंगे तो मेंबर जो है अपने बिहाफ पर प्रॉक्सी मीटिंग को अटेंड करने के लिए भेज सकता है। प्रॉक्सी के संदर्भ में जो सेक्शन है कंपनीज एक्ट में वो है 105 और इसके संदर्भ में नियम बनाए गए हैं और इन नियमों का पालन प्रॉक्सी के संदर्भ में सभाओं में होना चाहिए। बाय फॉलोइंग रूल्स एज टू मोशन, मोशन का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि पहले मेंबर जो है मोशन रखता है, प्रस्ताव रखता है, और वही मोशन जब पास हो जाता है तो रेजोल्यूशन का रूप ले लेता है, मतलब संकल्प का रूप ले लेता है। तो इन प्रस्तावों के संदर्भ में जो मेंबर्स के द्वारा रखे जाते हैं, जिन्हें वो अमेंडमेंट करने के लिए भी रखते हैं, मतलब परिवर्तित करने के लिए भी रखते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी नियम होने चाहिए, उनका पालन सही तरीके से होना चाहिए। बाय फॉलोइंग रूल्स एज टू मिनट्स, मिनट बनाने के संदर्भ में भी नियमों का उचित तरीके से पालन होना चाहिए। मिनट क्या होता है? कंपनी की जो भी सभाएं होती हैं, जितनी भी सभाएं होती हैं, उन सभाओं की एक रिकॉर्डिंग होती है, लिखित ब्यौरा बनाया जाता है। किसी व्यक्ति की ये जिम्मेदारी होती है, ज़्यादातर ये चेयरमैन की ही जिम्मेदारी होती है कि वो जो भी सभाएं हो रही हैं, उसकी जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, जो भी मुख्य चीज़ें हैं, वो एक रजिस्टर पर लिखे और इसे मिनट बुक के नाम से ही जाना जाता है। कंपनी की सभाओं की जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं इस मिनट बुक में दर्ज होती हैं, मिनट टू मिनट दर्ज होती हैं, इसलिए इसे मिनट बुक भी बोला जाता है। और ये नियमतः हर सभा के संदर्भ में बनाया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि पिछली सभा में क्या हुआ, क्या प्रोसीडिंग हुई, क्या प्रस्ताव पास हुए, कौन किस तरीके से वोटिंग हुई, क्या रेजोल्यूशन रखा गया। तो ये सारी चीज़ें जो है उन मिनट्स में दर्ज होता है। आज के ज़माने में जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में पहुंच गए हैं और जहां पर पूरी मीटिंग्स जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग्स उसकी होती है, इस मिनट का क्या जो है ज़रूरत है, लेकिन फिर भी इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है, मिनट बुक बनाई जाती है। तो चलिए, ये 3 जो है रिक्विजिट्स हैं एक वैलिड मीटिंग की। अगर कंपनी मीटिंग बुलाती है तो इन 3 C के कॉन्सेप्ट को उन्हें फॉलो करना ही चाहिए।
कन्वीन्ड होनी चाहिए वो मीटिंग, प्रॉपरली कंस्टिट्यूटेड होनी चाहिए और कंडक्टेड होनी चाहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमें एक और इस मीटिंग्स जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हमें टाइप्स ऑफ मीटिंग्स के बारे में भी जानना है। मतलब कितने प्रकार की मीटिंग कंपनी में आयोजित की जाती है, उसे भी हम जान लेते हैं। तो जल्दी हम उसे भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आपके सामने टाइप्स ऑफ मीटिंग, कितने प्रकार की मीटिंग कंपनी में बुलाई जाती है, हम उसे जान लेते हैं। तो ये अभी हम लोगों ने जाना कि अगर कंपनी की सभाएं बुलाई जाएंगी तो निश्चित रूप से उनमें कौन कौन सी बातें सम्मिलित होनी चाहिए। अब हम ये जान लेते हैं कि कितने तरह की मीटिंग्स कंपनी में बुलाई जाती हैं, हम उसे भी समझ लेते हैं। या मीटिंग्स के कितने प्रकार होते हैं, हम उसे भी समझ लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कितने तरीके की मीटिंग्स होती हैं। कंपनी मीटिंग्स टाइप्स। और जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो कई तरीके की सभाएं कंपनी में बुलाई जाती हैं। उनका क्लासिफिकेशन, जो सबसे पहली सभा है, लगभग 4 तरीके की सभाएं होती हैं जिसे कंपनी की मीटिंग्स के अंतर्गत बुलाया जाता है। जो नंबर 1 मीटिंग है वो है मीटिंग ऑफ मेंबर्स या मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स। मतलब सदस्यों की और अंशधारियों की सभा। सेकेंड मीटिंग मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी निदेशकों की सभाएं। मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स। नंबर 3 मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स। और नंबर 4 मीटिंग एट टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। मतलब कंपनी के विघटन के समय बुलाई गई सभा। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मीटिंग्स ऑर्गेनाइज्ड इन कंपनी। नंबर 1 शेयर होल्डर्स और मेंबर्स मीटिंग। नंबर 2 मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स। नंबर 3 मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स। एंड नंबर 4 मीटिंग एट टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। 4 तरीके की सभाएं बुलाई जाती हैं कंपनियों में। तो जो आपका मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स है, ये 2 तरीके की होती है। एक जनरल मीटिंग और दूसरा क्लास मीटिंग। ठीक है। The meetings of shareholders or members can be divided into 2 parts, जनरल मीटिंग एंड क्लास मीटिंग। जब हम बात करते हैं जनरल मीटिंग की, तो ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक है आपका एनुअल जनरल मीटिंग और दूसरा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग।
एनुअल जनरल मीटिंग का मतलब वार्षिक सभा, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का मतलब अति साधारण सभा, अति साधारण सामान्य सभा। तो ठीक है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग जो है वो दो तरीके की होती है, जनरल मीटिंग सामान्य सभा और क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग का मतलब स्पेसिफिक टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स की मीटिंग, जैसे कंपनी में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर होते हैं, तो जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उन्हें कुछ प्रेफरेंशियल राइट मिले हुए होते हैं, और ये प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स जो है वो एक क्लास मीट कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो क्लास मीटिंग उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के संदर्भ में कंपनी में बुलाई जाती है। जनरल मीटिंग दो तरीके की होती है, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग का मतलब हर कंपनी जो एक क्राइटेरिया बना हुआ है, साल भर में एक बार उन्हें एनुअल जनरल मीटिंग बुलानी होती है, और इस एनुअल जनरल मीटिंग के अंतर्गत ही कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, जैसे डायरेक्टर्स का चयन, ऑडिटर्स का चयन इसी एनुअल जनरल मीटिंग के अंतर्गत होता है। एक कंपनीज एक्ट 1956 के प्रोविजंस के अंतर्गत स्टैट्यूटरी मीटिंग भी बुलाई जाती थी। स्टैट्यूटरी मीटिंग का प्रोविजन कंपनीज एक्ट 2013 में खत्म कर दिया गया है। अब स्टैट्यूटरी मीटिंग बुलाने का कोई प्रोविजन नहीं है। तो जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग है वो दो तरीके की होती है, जनरल मीटिंग और क्लास मीटिंग। जनरल मीटिंग दो तरीके की होती है, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग के अतिरिक्त जितनी भी सभाएं कंपनी में बुलाई जाती हैं उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के नाम से जाना जाता है। तो चलिए जान लिया हमने शेयर होल्डर या मेंबर की मीटिंग दो तरीके की, जनरल मीटिंग और क्लास मीटिंग। जनरल मीटिंग सामान्य सभा, क्लास मीटिंग क्लास शेयर होल्डर्स के लिए, मोस्टली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उनके जब राइट्स या उसके संदर्भ में कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसके संदर्भ में क्लास मीटिंग आयोजित की जाती है। एनुअल जनरल मीटिंग ज़्यादातर साल भर में एक बार एनुअल जनरल मीटिंग हर कंपनी को बुलाना ही होता है, और ये जो साल भर का क्राइटेरिया होता है वो निश्चित रूप से जब कंपनियों के संदर्भ में बात आती है तो 15 महीना उन्हें दिया जाता है, मतलब 12 महीना का साल होता है निश्चित रूप से, लेकिन जनरल मीटिंग बुलाने के लिए उन्हें 3 महीना और एक्स्ट्रा दिया जाता है, मतलब सवा साल में उन्हें एक एजीएम बुलाना ही होता है मैक्सिमम। तो वो एजीएम बुलाते हैं, एजीएम में सारे महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जाते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंपनी में जितनी भी सभाएं एनुअल जनरल मीटिंग के अतिरिक्त होती हैं उन सभी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के नाम से जाना जाता है। इन सभाओं में प्रेजेंस शेयर होल्डर्स का, डायरेक्टर्स का, सभी का जो है आवश्यक होता है। चलिए, मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स की सभाएं जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मीटिंग ऑफ डायरेक्टर कमिटी। चलिए, तो ये हम लोगों ने जाना कि कंपनी में डायरेक्टर्स की सभाएं बुलाई जाती हैं, निदेशकों की सभाएं बुलाई जाती हैं, वो दो तरीके की होती हैं। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जैसा कि हमें पता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी सभा बुलाकर इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, और एक और सभा बुलाई जाती है डायरेक्टर कमिटी की। कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जिन पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है, तो उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए वो कमिटी गठित कर देते हैं, जैसे ऑडिट कमिटी, जैसे स्टेक होल्डर्स कमिटी। तो उन कमिटीज़ के अंतर्गत उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाता है। ये बात हम लोगों ने कमिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत भी पढ़ा है कि कमिटी फॉर्म होती है कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो ये डायरेक्टर कमिटी भी फॉर्म होती है और उसमें डायरेक्टर ही जो है वो उसको हेड करते हैं, और ये समिति विशेष तरीके की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए बनाई जाती है, जिन पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना इम्पॉर्टेंट समय नहीं दे पाते हैं, उनके पास बहुत ढेर सारा वर्क होता है, तो उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए डायरेक्टर कमेटी या कमेटी गठित कर दी जाती है और वो सभाएं बुलाई जाती हैं। तो डायरेक्टर्स की मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और डायरेक्टर कमेटी। मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स, मतलब जो कंपनी के लेनदार होते हैं, जिन्होंने कंपनी में अपना पैसा जिन्होंने कंपनी को अपना पैसा दिया होता है, ऋण दिया हुआ होता है, और जो कंपनी के कॉन्ट्रीब्यूटरीज होते हैं, उनकी भी मीटिंग कंपनी में बुलाई जाती है। जब हम बात करते हैं क्रेडिटर्स की मीटिंग की, तो ये भी दो तरीके की होती है, एक डिवेंचर होल्डर्स मीटिंग और दूसरी
contributories meeting at time of winding up। ठीक है, तो जो क्रेडिटर्स हैं, जो लेनदार हैं, उनकी दो तरीके की सभाएं। एक डिबेंचर्स होल्डर्स की मीटिंग, जब डिबेंचर होल्डर्स के संदर्भ में कोई समस्याएं उत्पन्न होंगी, उनके राइट्स के संदर्भ में कोई प्रॉब्लम अराइज होगी, तो उनके संदर्भ में भी कंपनी एक सभा बुलाती है, डिबेंचर होल्डर्स की सभा, जिससे बुला जाता है। और जो जिन्होंने कंपनी में कंट्रीब्यूट किया है, जो कंट्रीब्यूटरीज हैं कंपनी के लिए, उनकी भी सभा एक बार बुलाई जाती है। कब बुलाई जाती है? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। तो कंपनी के जो भी क्रेडिटर्स होते हैं, उनकी भी सभाएं कंपनी में आयोजित की जाती हैं। चलिए, लास्ट जो है मीटिंग एट टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। एक सभा कंपनी का जब पूर्ण विघटन हो जाता है, समापन हो जाता है, तो भी कंपनी में बुलाई जाती है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब विघटन के समय। ठीक है, जो आपका एनुअल जनरल मीटिंग है, इसको भी समझ लीजिए। ये अंडर सेक्शन 96 में एनुअल जनरल मीटिंग को डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन। और ये जो ईजीएम है, ये आपका अंडर सेक्शन 100 सेक्शन 100 में ईजीएम को डिफाइन किया गया। तो सेक्शन की एक बात है जिसको भी हमें जानना चाहिए। तो चलिए, तो हम लोगों ने ये जाना कि कंपनी की 4 तरीके की सभाएं होती हैं: शेयर होल्डर्स और मेंबर्स मीटिंग, डायरेक्टर्स मीटिंग, क्रेडिटर्स मीटिंग, और एक मीटिंग जो है कंपनी की एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन या विघटन के समय जो बुलाई जाती है। जब हम बात करते हैं क्रेडिटर्स की, तो डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग और कंट्रीब्यूटर्स की मीटिंग उस समय बुलाई जाती है समापन के समय, और डिबेंचर होल्डर्स की भी मीटिंग कंपनी में बुलाई जाती है। तो ये रहा आपके सामने कंपनी की सभाओं को कंडक्ट किस तरीके से किया जाएगा और कितने तरीके की कंपनी की सभाएं होती हैं। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे।